शर्मा माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। महोदय, अभियोजन कहानी के अनुसार मेरी मुवक्किल मृतका कविता का विवाह दिनांक 17/7/1994 को विश्वविद्यालय परिसर रोहतक में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करमवीर के साथ संपन्न हुआ था। कविता की ससुराल में उसके पति के अतिरिक्त पति की मां माया देवी, बहन सोनिया और भाई धर्मवीर एवं परमवीर भी थे, जो विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नंबर 36 में निवासरत थे। विवाह के कुछ दिनों के बाद से ही उन्होंने कविता को दहेज के कारण प्रताड़ित करना, मारपीट करना और उसके प्रति दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सभी प्रयासों के बाद भी कविता के प्रति उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और उनका व्यवहार बद से बदतर होता गया। दिनांक 26/9/1996 को दोपहर के लगभग 3:30 बजे पुलिस को टेलीफोन से किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नंबर 36 में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तब घटना के बारे में पुलिस जानकारी लेने के लिए अग्रसर हुई। वहां कविता का पिता कंवर सिंह पहुंच गया था। उसने घटना स्थल देखा और अपनी पुत्री के शव को पहचाना। दिनांक 27/9/1996 को पुलिस थाना सिविल लाइन रोहतक में अभियोजन साक्षी 3 कंवर सिंह द्वारा घटना की शिकायत की गई, जिसमें दहेज के कारण परेशान करना और प्रताड़ित करना बताया गया और इसी के कारण उसकी पुत्री कविता द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना बताया गया। इस शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 498 का 304 खा 306-34 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध किया गया। महोदय, मैं बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, बचाव पक्ष के अनुसार मृतका कविता मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और निराशा में होने से उसके द्वारा आत्महत्या की गई, जिसके लिए अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मृतका की सास माया देवी शिक्षिका होने के कारण दिल्ली में रहती थी और घटना दिनांक 26/9/1996 पर घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी। अभियोजन का प्रकरण हितवर साक्ष्यों के अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है, जो दुर्भावनाग्रस्त और विश्वासयोग्य नहीं है। महोदय, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 498A और दहेज के मामलों का महिला या उसके परिजनों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि 498A और दहेज के मामलों में कन्विक्शन रेट केवल 3% है। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनिश कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, जिसका आज भी पुलिस के द्वारा कई मामलों में खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। महोदय, एक केस है राहुल नेवावर वर्सेस स्टेट 2019, जिसके तहत इसी केस में मिलते जुलते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्त को धारा 306-498A के आरोप से दोषमुक्त किया था। आशा सिंह कंवर सिंह द्वारा यह मृतिका के पिता द्वारा यह बताया गया कि कविता के विवाह के सिर्फ 20 से 25 दिन बाद में ही अभियुक्तगण पति करमवीर और उसके दोनों भाइयों और माँ और बहन के कविता को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। जब कविता अपने पिता के घर आई थी तो उसने अपने पिता को बताया कि हमें दहेज के लिए परेशान किया जाता है तथा प्रताड़ित किया जाता है। तो इस मामले की जानकारी के लिए उसने पता किया तो कविता की माँ और पति द्वारा यह बताया गया कि उन्हें अपनी बेटी सोनिया का विवाह करना है, इसीलिए दहेज की मांग की थी और दहेज की मांग पूर्ण होने के बाद कविता को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने 20,000 रुपये कविता के पिता ने करमवीर सिंह को 20,000 रुपये दिए। 20,000 रुपये
और कविता द्वारा एक भेजा गया पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें दहेज की निरंतर मांग और प्रताड़ना के बारे में लिखा था। उसने अर्थात मृतिका के पिता ने 20,000 रुपये और बाद में 25,000 रुपये फ्रिज और सोने की चेन खरीदने के लिए दिया था, और करमवीर द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि जब उसका परिवार कविता को भविष्य में परेशान नहीं करेगा। किंतु परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया, और जब संक्रांति पर कविता का भाई पंकज परंपरागत संक्रांति का सामान लेने अपनी बहन के घर गया था, तो उस परमवीर के भाइयों और बहनों द्वारा उस बहन द्वारा प्रताड़ित किया गया कि उसे 30,000 रुपये दिए जाएं, नहीं तो और उसको बेइज्जत किया, और साथ बेइज्जत करने के साथ उससे कहा गया अगर आपने 30,000 रुपये नहीं दिए तो आपका सामान फेंक देंगे, और आप सामान फेंक देंगे, फेंक देंगे। बाद में निवेदन किया और लिखित में क्षमा याचना की। बाद में क्षमा याचना की। जब जून 1996 में कविता को अभियुक्त गण द्वारा अपने घर लाया गया, कुछ दिनों के बाद जब वह कविता के ससुराल गया, तो कविता को बताया कि हालात में कोई सुधार नहीं है। जब पैसे दिए जाते हैं 10 से 20 दिन तक तो शांति रहती है, फिर उसके बाद वही क्रूरता और प्रताड़ना चालू कर दी जाती है, प्रारंभ कर दी जाती है। महोदय, मैं बचाव पक्ष में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम साक्ष्य क्रमांक 2, डॉक्टर बीपी महिला। डॉक्टर बीपी महिला के द्वारा यह कथन किया गया कि करमवीर की पत्नी कविता उसके अधीन उपचारित थी, और दिनांक 26/8/1996 को उन्होंने ओपीडी में ओपीडी पर्चे के द्वारा उसका निरीक्षण भी किया था। दस्तावेज के अनुसार मरीज मामूली डिप्रेशन से पीड़ित थी। मरीज दुखी, सुनिश्चित और सामान्य गतिविधियों में रुचि खो चुकी थी। पिछले 2 माह से नींद और भूख कम हो रही थी। उसने अपने ससुराल वालों और पति के विरुद्ध शिकायत भी की थी। उसने कभी कभी आत्महत्या संबंधी विचारों का आना जाना भी डॉक्टर बीपी महिला से शेयर किया। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया कि पर्ची में लिखी गई शिकायतें कविता और उसके पति द्वारा बताई गई बातें हैं, परंतु वह यह नहीं बता सकता कि कौन सी बातें कविता के पति ने बताई हैं और कौन सी बातें कविता ने बताई हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि मरीज को देखने में लगा समय पर्चे पर नहीं दिखाया गया है, परंतु वह नए मरीज को देखने में करीब 20 से 30 मिनट का समय लेता है। उसने कविता की बीमारी के संबंध में गलत कथन देना अस्वीकार किया। महोदय, साक्ष्य क्रमांक 3, राजबाला, जो कि दिल्ली विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हैं, उन्होंने अपने कथन में कहा है कि दिनांक 26/9/1996 को माया देवी दिल्ली स्कूल में ही थी। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, जिसके अनुसार माया देवी घटना दिनांक को दिल्ली में मौजूद थी, जिसकी पुष्टि राजबाला द्वारा की जा चुकी है। अतः उन्हें इसका लाभ दिया जाना चाहिए। श्रीमान न्यायालय में अभियोजन पक्ष से तर्क प्रस्तुत करता हूँ। यह है कि धारा 113A के अंतर्गत अधीन निम्नलिखित कथनों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। विकसित महिला के सत्यापन की विधिवत महिला के द्वारा अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष के अंदर हत्या की गई थी। इस विवाह की महिला के उसके द्वारा पति या इसकी मां के विवाह महिला के द्वारा तर्क में आत्महत्या के द्वारा पति की मां के द्वारा रिश्तेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया था, उसे प्रताड़ित किया गया था। और अभियोजन साक्ष्य के नाम भारतीय दंड संहिता 1872 के द्वारा धारा 113A के अंतर्गत दहेज प्रताड़ना हेतु के बारे में उद्धारण के संबंध में प्रावधान करने के लिए इस प्रधान के द्वारा विवाद किया गया है, जिसके द्वारा स्त्री की दहेज हेतु मृत्यु कैद कर ली, जिससे यह दर्शित किया जा सकता है कि मृत्यु के दुष्पूर्व में उस व्यक्ति के दहेज हेतु मृत्यु के द्वारा मांग की गई थी, जिसके संबंध में उस स्त्री के साथ साथ क्रूरता का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसके लिए उसे न्यायालय में यह धारणा करेगा कि जिस व्यक्ति द्वारा दहेज की मृत्यु कारित की गई थी। स्पष्टीकरण यह कि प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु कारित की गई थी। अर्थ यह होगा कि 1860 के द्वारा और धारा 304B के अंतर्गत यह बाल निषेध अधिनियम
अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया जो कोई दहेज के दौरान मांगेगा या मंगाएगा उसके लिए दंडनीय अपराध घोषित किया जा सकता है। इसके लिए विवाह के पूर्व जो 7 वर्ष के अंदर विवाहित स्त्री की हत्या की जा सकती है वह अपराध कायद किया जा सकता है। अभियोजन का तर्क यह है कि स्पष्ट है कि यह मृतका की कविता के विवाह के बाद में है कि इसके द्वारा के लिए परेशान प्रताड़ित किया जाना था। स्पष्टीकरण हुआ है कि साबित है कि प्रमाणित है कि मृतका के पंकज अभियोजन साक्ष्य के मांग के अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त किया गया है कि वह संक्रांति के दिन परंपरागत सामान के साथ अपने बहन के ससुराल के यहाँ गया था। उसके द्वारा अभी तनावपूर्ण वातावरण किया गया था। इस अभियोजन के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाना उसके मांग की गई थी, जिसके द्वारा माया देवी हमेशा अपने पुत्रों के साथ आती जाती रहती थी। उसके उपयुक्त कारणों के द्वारा कविता के आत्महत्या के संबंध में विवश किया जा चुका था। एक केस है दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021। इस मामले के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दहेज की मांग के लिए पूरा न करने पर है कि उसके द्वारा क्रूरता या दुर्व्यवहार करते हुए अभियुक्त गण ने यह धारा 304 के तहत दोषित किया जा सकता है। सुरेंद्र सिंह अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2020 में इस मामले के द्वारा अनुमाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतका के दहेज के प्रमाण किया जाने से आत्महत्या दस्तावेज करने के लिए अभियुक्त गण को धारा 304 की 498 के अंतर्गत तहत दोषित किया जा सकता है। महोदय, मैं बचाव पक्ष की ओर से कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह सिद्ध है कि मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में दिनांक 26/9/1996 को हुई। यह बात बहुत दुखद है, किंतु अभियोजन ने मृतका के पिता और भाई के साक्ष्य कराए हैं जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये दोनों मृतका के हितकर व्यक्ति हैं और इनके साक्ष्य अनुश्रुत हैं जो विसंगत है एवं ग्राह्ययोग्य नहीं है। एवं इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि कभी भी मृतका या उसके परिवार से दहेज की मांग की गई या क्रूरता की गई, क्योंकि कभी भी इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। एवं डॉक्टर ने बताया कि मृतका पिछले 2 माह से डिप्रेशन का शिकार थी और चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार वह शून्य चित्तता के रोग से ग्रसित थी, जिसका साक्ष्य ओपीडी स्लिप में दस्तावेज में संलग्न है, जो साथ ही वकील के द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। बचाव साक्षी राजवाला ने भी यही बताया था कि माया देवी घटना दिनांक 26/9/96 को दिल्ली में ही उपस्थित थी। अभियोजन यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि कविता के साथ कभी भी क्रूरता की गई या दहेज की मांग की गई। कविता ने अपनी मानसिक बीमारी एवं शून्य चित्ता के कारण आत्महत्या की, अतः सभी अभियुक्त गण को दोष मुक्त किया जावे। धन्यवाद। मामले के संदर्भ में एक केस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुदत्त सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1992। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि जहां विष के कारण पत्नी की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई थी तथा अभियुक्त पति द्वारा धन मांगे जाने के संबंध में साक्ष्य अपने आप में विरोधात्मक हैं। इसके अतिरिक्त क्रूरता तथा उत्पीड़न के अभाव में मात्र मांग में ही धारा 304B के अधीन दहेज मृत्यु की उपधारणा नहीं की जा सकती है। अभियुक्त दोष मुक्ति के हकदार था। माननीय न्यायाधीश, मैं आपके समक्ष केस प्रस्तुत करना चाहूँगा। बचनी देवी बनाम वर्सेस हरियाणा राज्य। इस केस में कांता को उसके पति और उसकी सास के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था कि उसके पति को दूध का व्यापार करना है, इसलिए उसको मोटरसाइकिल चाहिए और मोटरसाइकिल के लिए उसको इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने एक दिन अपने पिता को कॉल किया और उसने कहा कि मोटरसाइकिल की मांग की पिता से, और पिता ने कहा मैं खुद एक रिक्शा चालक हूँ, मैं मोटरसाइकिल कहाँ से दे सकता हूँ। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया मना होने के बाद। फिर उसने एक दिन मौका पाकर कमरे में फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली। तो इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मोटरसाइकिल की मांग एक मूल्यवान प्रत्याभूति है तथा यह दहेज की सूची में आती है तथा न्यायाधीश ने इसे 304 और 306 और 498 34A के तहत अपराधी माना गया।